नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों। सुनील एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। आज आपके बीच लेकर आया हूं बिहार स्पेशल से संबंधित 120 प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 120 प्रश्नों का अभ्यास किया था। आज का प्रश्न का लेवल काफ़ी अच्छा है जो किसी भी बिहार के किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है गांधी जी ने 120 प्रश्न हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। तो देख लेते हैं। 121वां प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये तो हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, चंपारण में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये 1922 में जब गया का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसमें चित्तरंजन दास जो थे वो अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 123 नंबर प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1935 में। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब भारत में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी समय बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। 125 नंबर प्रश्न है। 125 नंबर प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फणींद्र नाथ घोष, भगत सिंह, अजय घोष, ज्योतिनंद्र नाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणींद्र नाथ घोष थे वही क्रांतिकारी जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का बैठक में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 126 नंबर, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? अभी तक हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे किसमें, चंपारण आंदोलन में। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जयप्रकाश नारायण जी थे वही इस आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 127 नंबर प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हम लोग जानते हैं कि ये तीन कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ है। और गांधी जी को बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए किसने निमंत्रण दिया था? तो वो थे राजकुमार शुक्ल, जो लखनऊ अधिवेशन 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी को न्योता कौन दिया था? तो वो थे राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है 128 नंबर, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी जो थी वो बिहार के किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण की थी वो। चंपारण के क्षेत्र से वो संबंधित थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 129, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये थे मीर कासिम जो थे, जो अंग्रेज़ों ने इनके नाक में दम कर दिया था, इसलिए इन्होंने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया था? तो ये मुंगेर में कर लिए थे। और ये मीर जाफ़र के दामाद थे। मीर कासिम जो थे ये मीर जाफ़र के दामाद थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 130, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो ये थे सीताब रॉय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीताब रॉय को ही रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 131 है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये गोलघर का निर्माण कौन सा गवर्नर जनरल था
जिस समय गोलघर का निर्माण हुआ था, उसी ने करवाया था। तो ये थे लॉर्ड कार्निवालिस। लॉर्ड कार्निवालिस के शासनकाल में ही गोलघर का निर्माण बिहार में, बिहार का पटना में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पीर अली, बी है कुशल सिंह, सी है जुधार सिंह और डी है कुंवर सिंह। तो ज़्यादातर बच्चे इसके कुंवर सिंह मार के चले जाते हैं। तो 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु ये थे आरा के जगदीशपुर के थे। लेकिन पटना से यहाँ से पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, वो थे पीर अली खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीर अली खान जो थे वो पटना से स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। लेकिन ये कुंवर सिंह जो थे, अगर बिहार से पूछता है तो कुंवर सिंह हम मार सकते हैं, लेकिन अगर पटना से स्पेशली पूछेगा तो वो पीर अली खान थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 133 है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का, सन्यासी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, इनमें से कोई नहीं। तो 133 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वहाबी आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा वहाबी आंदोलन। अगला प्रश्न है 134 नंबर। 134 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1866 या 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करना है। यह 1866 से लेकर 1866 से लेकर 86 तक का नील खेतिहर के बिहार में विद्रोह हुआ था। तो इस क्षेत्र की पहचान करना है कि किस क्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर एवं छपरा, ऑप्शन बी है चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है दरभंगा एवं चंपारण और ऑप्शन डी है मधुबनी एवं बेगूसराय। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। इसी क्षेत्र से ये संबंधित थे नील विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? एवाज, नसरुद्दीन महमूद, मलिक जानी, अली मदीन। तो किसे नियुक्त किया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 136 नंबर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1590 में, 1575 में, 1576 में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 137 है। 137 नंबर प्रश्न है कि किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? पहले क्या था? पाटलिपुत्र नगरी था प्राचीन में, लेकिन उसके बाद पटना हुआ। तो किसने बसाया था? ये थे ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी बादशाह अकबर ने या ऑप्शन डी शाहजादा परवेज ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी को क्या किया था? पटना शहर में बसाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 138 नंबर। 138 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो ये एक ही थे, वो थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ही थे जो बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव पड़ा था इन्हीं के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 139 नंबर। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? जब मुगल का पतन शुरू हो गया था, जब अंग्रेज यहाँ आए थे और मुगलों का पतन शुरू हो गया था, तो किसके अधीन में बिहार का शासनकाल आ गया था? तो ये थे, ऑप्शन देख लेते हैं। यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया था, एक अलग प्रांत बन गया था, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुगलों के पतन के बाद ये बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 140 नंबर प्रश्न है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, कब की थी? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, 18 अगस्त 1765 ईस्वी को, 29 अगस्त 1765 ईस्वी को या इनमें से
कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। अगला प्रश्न है 141 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हो गई थी। तो इससे पहले भी हम लोग देखे हैं कि ये थे शेरशाह सूरी, इन्हीं के शासनकाल में बिहार काफ़ी आगे आया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 142 नंबर प्रश्न है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था। हम लोग जानते हैं कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जिला को ही बोलते हैं, वैशाली को ही बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मौर्य, बी लिच्छवी, सी गुप्त या डी नंदवंश। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी के द्वारा वैशाली को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 143 है। 143 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। तो कौशल, विदेह, मद्र, वज्जी, लिच्छवी। तो ये बिंबिसार जो थे किस राज्य से वैवाहिक संबंध जो है स्थापित नहीं किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेह। विदेह जो थे उनसे इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था, बाकी तीनों से किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 144 नंबर, राजकुमारी चौहान कौन थी। राजकुमारी चौहान है वो कौन थी, कहाँ की राजकुमारी थी। ये वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी, मद्र राजकुमारी थी, कौशल राज की पुत्री थी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमारी चौहान जो है वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 145 है, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि बिंबिसार ने क्या किया था, वैवाहिक स्थिति काफ़ी राज्यों से संबंध स्थापित किए थे और अपने राज्य को मजबूत किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। अगला प्रश्न है प्रश्न 146 है कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था। तो ये बिहार में कहाँ पे अजातशत्रु ने अपना किला बनवाया था। तो वो था राजगीर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजगीर में ही अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए अपना किला बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 147 नंबर। 147 नंबर प्रश्न है कि मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी चंपा, सी गिरिविज और डी है वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिव्रज जो है वो मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 148 है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो प्राचीन में पाटलिपुत्र राजधानी थी, तो उसके बाद पटना को राजधानी बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, सी है उदयन और लास्ट ऑप्शन है कालाशोक द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन द्वारा ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 149 नंबर। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था। यानी उदयन जो है, अभी पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा है कि उदयन जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। और यहाँ ऑप्शन है कि उदयन के बाद मतलब उदयन के पतन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग वंश का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 150 है। 150 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज जो है इसकी पुस्तक का नाम क्या है। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इसको याद रखिएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडिका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 151 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को इनमें से
किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है कनिष्क। तो ऑप्शन के अनुसार मानेंगे 151 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 152 है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में तो वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला या नालंदा। तो मौर्य काल की बात कर रहा है तो मौर्य काल में सबसे शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र रहता था तक्षशिला। यही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध केंद्र था उस समय में, मौर्य काल के समय में, तक्षशिला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 153 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 12, 14, 16, 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 154, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है कहाँ पे हुआ है? मतलब निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है डी चंद्रगुप्त ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 155 नंबर, जिसके ग्रंथ में यानी किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है मतलब वह किस व्यक्ति है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? भास, अश्वघोष, विशाखादत्त या डी शूद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त जो है इन्हीं के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 156 है कि मगध ने मौर्य वंश के शासन की स्थापना मगध में मौर्य वंश की शासन की स्थापना किसने की थी? मगध में जो है मौर्य वंश की शासन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है देख लेते हैं, सम्राट अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश का संस्थापक यही थे, तो यही करेंगे ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 157 नंबर प्रश्न है। 157 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? जब मध्य एशिया में सिकंदर था, एलेक्जेंडर था, उसको सिकंदर बोलते हैं। तो उसके समकालीन में मतलब बिहार में कौन राजा था? तो ए महापद्मनंद, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है सुकल्प और चौथा है क्या? घनानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। उस समय राजा बिहार का कौन राजा था? वो थे घनानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 158 है। 158 नंबर प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुद्ध। तो किसने नंद वंश के पश्चात किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने मगध पे अपना राजवंश शासन स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 159 है कि किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा था? स्वयं को क्या कहा था किस मगध शासक ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महापद मननंद ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 160 है, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पियदस्सी एवं देवानामम प्रिय के रूप में किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी हर्षवर्धन, सी समुद्रगुप्त या डी अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 161, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 162 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी चंद्रगुप्त प्रथम। किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है 163 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो शक वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या कुषाण वंश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश का राज स्थापित हुआ था मौर्य वंश के बाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न 164 है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 165 नंबर प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो ये इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मस्की का लघु शिलालेख, बी है भ्राबू शिलालेख, सी है रानी का स्तंभ लेख या डी रूमनीदई अभिलेख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्की का लघु शिलालेख वह स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 166 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है किससे? न जोत वाली अपनी अनुपयोगी भूमि से, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि से या इनमें से कोई नहीं? तो 166 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय द्वारा जोती जाने वाली भूमि को ही अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 167 नंबर प्रश्न है कि सेंड्रोकोटस से समुद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 168 है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का किसमें वर्णन उपलब्ध है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक की शिलालेख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका में ही पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 169 है, बिहार में भंगार मिट्टी मिलती है। बिहार में भंगार मिट्टी मिलती है, कहाँ मिलती है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में, गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में या गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में? तो ये मिलती है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में भांगर मिट्टी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में सबसे लंबा पुल बोलेंगे, सड़क बोलेंगे तो गांधी सेतु हो जाएगा, और लेकिन यहाँ पे क्या है, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पे बना हुआ है? तो गंगा, पुनपुन, फल्गु, सोन। तो ये सोन नदी पे सबसे बड़ा रेल पुल बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 171 नंबर कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग 15%, 17%, 19% या 23%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17%। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 172 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, डॉन, प्रभाकर, पंजाब केसरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशन अखबार का ही प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 173 नंबर प्रश्न है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या है? गन्ना, चाय या जौ? चावल, गेहूँ, मक्का, मूंगफली, कॉफ़ी, जौ? इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि चावल, गेहूँ और मक्का ही बिहार की मुख्य फसल है, खाद्यान्न में मुख्य फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 174, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर जो है वो उसमें किस नदी से पानी आता था? सोन, मयूराक्षी, गंडक, कोसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पश्चिम चंपारण से आती है। त्रिवेणी नहर उधर ही है, तो वो गंडक नदी उधर से आती है, तो उसी नहर में
किसमें? गंडक का पानी त्रिवेणी नहर में जाता है, तो गंडक ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 175 है कि निम्न में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है? तो जो सोन नदी है वो अमरकंटक से ही आती है, और दूसरा है नर्मदा, यानी इसका ऑप्शन देख लेते हैं, नर्मदा और सोन, यही राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग, खनिज संपदा, कृषि, प्राकृतिक संसाधन। तो बिहार एक कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ पे उद्योग धंधा बहुत कम है, फैक्ट्रियाँ बहुत कम है, तो कृषि की वजह से ही, क्योंकि यहाँ खेती बहुत उपजाऊ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 177 नंबर। 177वां प्रश्न कहता है कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, 40%, 46%, 50% या 60%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 46%। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 178। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था लगभग 60%, 67%, 56%, 54%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60%। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है? तो वो है सुशील मोदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुशील मोदी के द्वारा ही बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम वाला आय है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? तो वो तो बिहार ही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में किया जाता है? तो केंद्र देता है 90% और राज्य मिलाता है 10%, और ये सारे मजदूरों को मिलता है पैसे। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग के लिए, बाढ़ के लिए या सूखा के लिए? ये कोसी नदी है, वो पूरे में बाढ़ ला देती है उत्तर बिहार में, तो इसका राइट आंसर है सी, बाढ़ इसका राइट आंसर है। कोसी और भी नदियाँ हैं जो उत्तरी बिहार में और नेपाल के पहाड़ियों से निकल के आती है और पूरे बिहार में बाढ़ फैला देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 183 नंबर है, मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? मनेर में, राजगिरी में, बिहार शरीफ में, फुलवारी शरीफ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजगीर में। मखदूम कुंड जो है राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 184 नंबर कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चतुर्थ। बोधगया में बोधि वृक्ष चतुर्थ वंश की पीढ़ी का है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 185 पे आ गए हम लोग। 185 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पे है? पिपली वन में, विक्रमशिला में, कुंडग्राम में या वैशाली में? तो देखिए यहाँ भी बच्चे कन्फ्यूजन करके गलत मार देते हैं, और यहाँ भी देखिए कुंडग्राम भी है और वैशाली भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कुंडग्राम, सी। वैशाली नहीं मारना है, क्योंकि वैशाली में ही कुंडग्राम है। अभी तो मुजफ्फरपुर जिला में कुंडग्राम पड़ जाता है, पर वैशाली के पास में ही है, तो इसलिए ज़्यादातर बच्चे वैशाली को ही मार देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडग्राम में ही महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 186 नंबर, वर्धमान महावीर ने कहाँ पे निर्वाण प्राप्त किया था? भगवान महावीर जो है उनका निर्वाण कहाँ प्राप्त किए थे? तो वैशाली में, राजगिरी में, नालंदा में या पावापुरी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये पावापुरी में निर्वाण, मतलब जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? वैशाली के। अभी पिछले प्रश्न में ही देखे थे, जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में, और इसका निर्वाण कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 187 नंबर है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ये थे गुरु गोविंद सिंह जी।
गुरु गोविंद सिंह जी का ही पटना में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। 188 नंबर प्रश्न है कि विष्णु पद मंदिर कहाँ पे स्थित है? पटना में है, गया में, जमुई में या दानापुर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गया में। विष्णु पद मंदिर जो है वो गया में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 189 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस पर्यटन कर केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? देव में, पावापुरी में, राजगीर में या बिहार शरीफ में? तो बताइए बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत पाए जाते हैं? अनेक स्रोत हैं। तो ऑप्शन सी राजगीर में। राजगीर में ही गर्म जल का स्रोत पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 190 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? बौद्ध सभा जो है, प्रथम बौद्ध सभा किस नगर में? नालंदा में, बोधगया में, राजगीर में या गया में? तो बताइए इसका ऑप्शन हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगीर में। प्रथम बौद्ध सभा जो आयोजित हुई थी वो राजगीर में ही हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 191 नंबर, राजगीर का पुराना नाम क्या है? मगध है, गिरिव्रज है, बसाढ़ है या पाटलिपुत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरिव्रज। गिरिव्रज ही है राजगीर का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है 192 नंबर प्रश्न है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो अभी इसी सेशन में हम लोगों ने देखा था एक क्वेश्चन में कि पटना का गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल ने, किस अंग्रेज ने करवाया था और किसके शासनकाल में हुआ था। अभी प्रश्न आ गया कि पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ था। तो देखिए 1786 ईस्वी, 1756, 1776 या 1796। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1786 ईस्वी में कार्निवालिस ने, लॉर्ड कार्निवालिस जो है उन्होंने गोलघर का निर्माण करवाया था पटना में। अगला प्रश्न है 193 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यहाँ घनत्व आ गया है, तो बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है कैमूर, नालंदा, सहरसा या पूर्णिया। तो इसका राइट आंसर है कैमूर। जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछता है सबसे कम, तो ये कैमूर है। और पूछेगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 194 नंबर, आ ही गया प्रश्न 194 नंबर, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर या अरवल। तो इसका राइट आंसर है बी शेखपुरा। और जनसंख्या घनत्व वाला पूछेगा तो हो जाएगा कैमूर। अगला प्रश्न देखते हैं 195 नंबर है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान पूरे देश में कौन सा है? जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान पूरे देश में कौन सा है? भारत में प्रथम है, भारत में चतुर्थ है, भारत में तृतीय है या भारत में द्वितीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका भारत में प्रथम है जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, क्योंकि राज्य छोटा है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। राज्य जो है छोटा है और जनसंख्या सीधे घनत्व नहीं पूछेगा, जनसंख्या हिसाब से तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में राज्य भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन बिहार में राज्य छोटा है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 196 है कि बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है 61.8% है बिहार में साक्षरता का प्रतिशत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 197 नंबर प्रश्न है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा, सारण, सिवान या सहरसा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहरसा जिला जो है उसमें सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। अभी भी पिछड़ा जिला है जिसमें महिला साक्षरता बहुत कम है। अगला प्रश्न देखते हैं 198 नंबर प्रश्न है, बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितनी है? 7.5%, 15.3%, 1.3% या 11%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.3%। मतलब 1.3% क्या है? अनुसूचित जनजाति की आबादी है, लगभग इतना ही है। अगला प्रश्न 199 पर आ गए हम लोग कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। अभी हम लोग देखे थे कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन था? वो था सहरसा।
अभी देखते हैं कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है, तो रोहतास है, लखीसराय, सुपौल या गोपालगंज। तो रोहतास, तो इसका राइट आंसर है रोहतास। रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला ये जिला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है, कौन सा है? तो वो बिहार है। जनसंख्या के अनुसार तीसरा है। अब घनत्व के अनुसार पूछेगा, जनसंख्या घनत्व के अनुसार, तो पहला राज्य बन जाएगा बिहार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है प्रश्न 201 नंबर। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला है सीतामढ़ी, मधुबनी, मुंगेर या मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर जो है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या बहुत मुंगेर में कम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 201 है कि बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला अभी देखें कि मुंगेर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बिहार का वह कौन जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है। देखिए अभी हम लोग पीछे क्या देखे थे कि सबसे कम वाला, लेकिन अभी क्या है, पुरुष से भी ज़्यादा महिला, मतलब 1000 पुरुष पे 1000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो ये कौन जिला है? तो दरभंगा, सीवान, गोपालगंज, सारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपालगंज। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दे दिया था? बंगाल, मद्रास, पंजाब या बिहार और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार व उड़ीसा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 204 है। डबल सेंचुरी हम लोग मार चुके हैं, आज 204 नंबर प्रश्न पे अभी आ गए हैं। देखते हैं, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, जिला न्यायाधीश द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। तो जब पंचायती चुनाव करवाना है तो ये राज्य सरकार के अधीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के अधीन है। अगला प्रश्न है 205 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? राज्यपाल, महाधिवक्ता, विधान परिषद या विधानसभा। तो 205 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, प्रश्न 206 है, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम अदोंतपुरी था? राजगिरी, पटना, बिहार शरीफ, गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार शरीफ का ही पुराना नाम, आधुनिक शहर अभी बिहार शरीफ है, तो इसका पुराना नाम क्या था? अदोंतपुरी था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 207 है, इंडिका के लेखक कौन है? तो यह है मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, इसके लेखक है मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 208 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 4, 7, 6 या 5। तो ये 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 7 श्रेणी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 209 नंबर प्रश्न है 209, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो मौर्य काल में, पाल काल में, गुप्त काल में या कुषाण काल में। तो 209 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 210 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? देवपाल, नरेंद्रपाल, नयनपाल या धर्मपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मपाल ही थे जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का स्थापना किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 211 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। देखिए 211 नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला महाविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? तो विक्रमशिला जो महाविद्यालय अभी देखें कि उसके संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। अब देखते हैं कि उसमें किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी। तो बौद्ध धर्म, विज्ञान, तंत्र विज्ञान या खगोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्र विज्ञान विषय की पढ़ाई विशेष रूप से विक्रमशिला विश्वविद्यालय में होती थी।
अगला प्रश्न है, प्रश्न 212 नंबर है। 212 नंबर प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो लुम्बिनी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या सारनाथ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ में ही प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन अपना उपदेश दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 213 नंबर, द्वितीय बौद्ध संगीति। देखिए बौद्ध संगीति से प्रश्न किसी भी जो बहाली है, कोई भी परीक्षा है उसमें बौद्ध संगीति से प्रश्न आ सकता है और आता भी है। तो 4 बौद्ध संगीति हुए थे। इसको हम अगले वीडियो में इसका स्पेशल वीडियो बनाएंगे बौद्ध संगीति के ऊपर, तो हम अच्छे से समझाएंगे कि बौद्ध संगीति से आप लोग याद भी रख सकते हैं ट्रिक के अनुसार। तो 4 बौद्ध संगीति हुई थी, तो कहाँ कहाँ पे हुई थी? तो पहला राजगीर में हुई थी, दूसरा वैशाली में, तीसरा पटना में और चौथा कश्मीर में हुई थी। तो इसको कि कौन इसका किसके शासनकाल में हुई थी और कब हुई थी, तो ये सब हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे प्रश्न अभी है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? मतलब उस समय शासक कौन था? तो अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक मौर्य या कालाशोक? तो इसका रुक जाइए एक सेकेंड। तो ये अभी हम लोग देख रहे हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? तो अजातशत्रु थे, कनिष्क थे, अशोक मौर्य थे या कालाशोक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वैशाली में। वैशाली में किसके शासन में हुआ था? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र में आयोजित, यानी तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में कह रहा है कि पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य? तो देखिए द्वितीय में कालाशोक थे और तृतीय में क्या आ जाएंगे? अशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति कौन किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो थे कालाशोक, और तृतीय पूछेगा तो वो थे अशोक। ये वैशाली में हुआ था और ये हुआ था कहाँ? पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 205। 205 नंबर प्रश्न है। देखिए इसमें चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? देखिए पहला पूछ लिया, द्वितीय पूछ लिया, तृतीय पूछ लिया, अब है चौथा। तो चौथा है अशोक, हर्ष, कालाशोक, कनिष्क। तो देखिए अशोक तृतीय का है। दूसरा बौद्ध संगीति के शासक थे कालाशोक, जो वैशाली में हुआ। अशोक है तृतीय का, जो पटना में हुआ था। और लास्ट जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था, तो उसके कौन थे? तो कनिष्क थे। ये कनिष्क थे जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में। तो देखिए एक सेकेंड, एक चीज़ और बताते हैं कि जैसे देखिए बिहार में यहाँ राजगीर है, तो यहाँ क्या हुआ था? प्रथम हुआ था, फर्स्ट क्या? यहाँ बौद्ध संगीति हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे पटना है और यहाँ पे वैशाली है। तो रास्ता ये है, तो यहाँ से पहले हो गया कहाँ? राजगीर में। उसके बाद में यहाँ से हो गया वैशाली में, द्वितीय हो गया, सेकंड। और यहाँ से फिर यहाँ आ गया पटना में और यहाँ तृतीय हुआ, थर्ड यहाँ हुआ बौद्ध संगीति का आयोजन। तो देखिए पहले राजगीर में हुआ, उसके बाद में वैशाली में हुआ, फिर वापस आके यहाँ पे पटना में हुआ, और सबसे लास्ट जो बौद्ध संगीति हुई वो थी जम्मू कश्मीर में हुई है। वो कश्मीर में हुई, जम्मू कश्मीर में हुई है। या बिहार में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन नहीं हुआ था। ये कनिष्क ने आयोजन करवाया था बौद्ध संगीति का, चतुर्थ बौद्ध संगीति का, जो जम्मू कश्मीर में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति परिषद का संरक्षक कौन था? तो अभी देखें हम लोग कि अशोक जो है वो तृतीय बौद्ध संगीति के उस समय इन्हीं का शासन था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 217 नंबर प्रश्न है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए, इनमें से सभी। तो बिहार जो है महान धार्मिक केंद्र है सभी धर्मों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी धर्मों के लिए। यही तो हमारे बिहार की खासियत है, सभी धर्मों के लिए यहाँ स्वागत है। आइए अगला प्रश्न है 218 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं थी? मतलब दोनों जो धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों में कौन सी बात जो है वो समान नहीं थी? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता,
वेदों के प्रति उदासीनता, तीसरा है आत्म दमन और चौथा है रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो क्या थी इसका ऑप्शन, क्या इसका आंसर हो जाएगा आत्म दमन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म दमन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 219 नंबर प्रश्न है कि महावीर जैन की मृत्यु हुई, जो महावीर जैन का मृत्यु हो गया था, निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? तो राजगीर में, समस्तीपुर, पावापुरी, रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में हो गया था। अगला प्रश्न है 220 नंबर, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये वैशाली में, पाटलिपुत्र में, मगध में या कुंडग्राम में? तो ये कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न 221 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया था? तो देव में, बोधगया, गया, राजगीर। तो कहाँ पे करवाया था? तो ये ऑप्शन डी, राजगीर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 222 है, जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? पावापुरी, पारसनाथ, वैशाली या ये सभी? तो जैन धर्मियों का ये सभी जो है, वैशाली भी है, पारसनाथ भी है, पावापुरी भी है, सभी, क्योंकि वैशाली के कुंडग्राम में महावीर जी का जन्म हुआ था, पावापुरी में निर्माण हुआ था, तो ये सभी जो है इनके मुख्य तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है 223 नंबर कि बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? दिवाली के त्यौहार में, जन्मोत्सव पर, अंतिम संस्कार के समय, विवाह के समय? तो लगनी राग से ही समझ गए लगन, लगन से समझ आते हैं कि विवाह के अवसर पर लगनी राग गाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? मनेर, पूर्णिया, मिथिला, वैशाली। तो ये कहाँ के थे? तो ऑप्शन सी, मिथिला के थे। प्रख्यात कवि जो विद्यापति जो है वो मिथिला के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 225, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? नवल किशोर सिंह, राजा शाह, कवि विद्यापति ने, बुकानन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, नवल किशोर सिंह ने फाग राग के गीतों की रचना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 226, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाते हैं? तो अभी देखें हम लोग कि विवाह के समय में लगनी राग गाया जाता है। अगला प्रश्न, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? 12 जनवरी 2001 में, 30 मार्च 2004 में, 19 जून 2002 में या 16 अगस्त 2005 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 जून 2002 में बिहार में पहली बार जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है बस थोड़ा और बच गया, 228 पे हम लोग पहुंच गए हैं। 228 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं हम लोग। तो बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्यन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो भागलपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर को। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर या पटना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पटना में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 230, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का प्रथम व्यक्ति कौन था? रवि स्वरूप धवन, राजेश बालिया, दीपक कुमार सेन, रणधीर वर्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रणधीर वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं 231 नंबर, भगवान महावीर का देहावासन बिहार में कहाँ पे हुआ था महावीर का? तो ये पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे फंसाता है बच्चों को। यहाँ देहावासन दिया हुआ है और कहीं पे निर्माण दिया रहेगा, कहीं पे मृत्यु दिया रहेगा। तो ये सब कहाँ हुआ? ये सब एक ही चीज़ है, ये पावापुरी में हुआ था। अगला प्रश्न है 232 नंबर, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का स्थापना बिहार में सर्वप्रथम हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 233 नंबर, बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीय अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बोधगया, पूर्णिया, गोलघर या चिरांद? तो ये 233 का आंसर है ऑप्शन डी, चिरांद से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 234 नंबर, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? वास्तुकार जो महागोविंद थे वो किस शासक के दरबार में थे? तो अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार या शिशुनाग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार के शासनकाल में वास्तुकार महागोविंद थे। अगला प्रश्न है
देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में पूछ लिया है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, द्वितीय का कब होगा, तृतीय का कब हो गया। तो ये सब याद करने वाली चीज़ है। तो इसको हम एक अगले वीडियो में एक वीडियो बनाएंगे, स्पेशल वीडियो बौद्ध संगीति के ऊपर, उसमें आप लोग को बताएंगे। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व, दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व, तीसरा हुआ था 255 ईसा पूर्व, और चौथा जो है वो 72 ईसा पूर्व हुआ था। तो इसको हम अच्छे से समझाएंगे स्पेशल वीडियो में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 236 नंबर, कि शासक ने मगध राज को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था। तो ऑप्शन ए बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या अशोक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 237 नंबर, कि बिहार में किन स्थानों में काले चमकीले मृतभांड प्राप्त हुए हैं। बोधगया में, भागलपुर और दरभंगा से, पटना से, या बक्सर व चिरान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिरान से और बक्सर से। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था। तो 1345 ईस्वी में, 1432 ईस्वी में, 1103 ईस्वी में, या 1203 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1203 ईस्वी में बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 239 नंबर, आज का द्वितीय आखिरी प्रश्न है। इसके बाद एक और प्रश्न बचेगा। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। वैशाली, बोधगया, उदंतपुरी को, या पाटलिपुत्र को। तो बिहार शरीफ अभी नाम है, आधुनिक नाम है बिहार शरीफ। उस जगह का पुराना नाम था उदंतपुरी। उदंतपुरी को ही वहाँ के शासकों ने नाम बदल के बिहार शरीफ कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 240 नंबर, आज का आखिरी प्रश्न। आज हम लोगों ने 119 प्रश्न अभी तक देख चुके हैं, और आज का आखिरी प्रश्न है। देखते हैं इसको, कि बिहार में किस स्थान पे 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। वैशाली, अंग, मिथिला या पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में ही 2 अक्षीय मूर्ति प्राप्त हुई है। तो आज हम लोगों ने 120 प्रश्न देखे। आज का द एंड हो गया आज का सेशन। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग 120 प्रश्न और देखेंगे। बिहार स्पेशल का 3rd पार्ट चलेगा वहाँ पे, और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, और वो बिहार शिक्षक बहाली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बिहार स्पेशल जो है ये खासकर इससे 3-4 प्रश्न, पूरे 500 प्रश्न में से कम 3-4 प्रश्न आने ही हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी बजाइए, क्योंकि इसी से हमें भी मोटिवेशन मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।